हे गाइस, हाल ही में मैंने इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसमें 7 साल पहले की कहानी से जुड़ा राज और फिर बदला। और ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं बल्कि पाप, विश्वासघात और ऐसे जुर्म की कहानी है जिसकी सजा मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए कहानी पर आते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के मांगान सूरीनाम से होती है, जो कि एक छोटा सा सुंदर और शांत सा गांव है। और वहाँ के लोग आज भी किसी पुराने राज को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। तो गाइस, 7 साल पहले इसी गांव में एक मशहूर रंगीन डांसर सुलाश्री रहा करती थी। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग तो स्पेशली उसका नृत्य देखने के लिए गांव में आया करते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम इमाम था, जो सोलाश्री को पसंद करता था। वो उसे कई दिन से प्रपोज करना चाहता था। एक रात सोलाश्री का विशेष नृत्य आयोजन हुआ और चारों तरफ संगीत गूंज रही थी और लोग उसका नृत्य देखकर आनंद ले रहे थे। उसी समय इमाम भी वहां पहुंच जाता है ताकि नृत्य खत्म होते ही वो सोलाश्री को अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन वहां पर एक और लड़का भी मौजूद था जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, बट वो भी सोलाश्री को पसंद करता था। तो वो इमाम को अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगता है। इमाम तुरंत वहां से उसे भगा देता है और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक तेज बारिश होने लगी और जब वो अंदर कमरे में जाता है तो वहां पर अजीब सी खामोशी थी और अंधेरा होता है। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है। और दोस्तों, इसी के बाद से ही शुरू होती है आफ्टर 7 ईयर फॉर रिवेंज की ये कहानी। तो गाइस, उस कहानी को बीते 7 साल हो चुके थे। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें हम एक कपल को देखते हैं, लारास एंड हादी, जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो हादी लारास को एक वॉच गिफ्ट करता है प्यार की निशानी के तौर पर, और लारास भी बहुत खुश हो जाती है। फिर लारास अपने घर के लिए निकल जाती है और लारास जो होती है वो मेन रोड को छोड़कर शॉर्टकट के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। चलते चलते लारास का पैर किसी चीज में अचानक फंस जाता है। तो वो गिर जाती है और वो देखती है कि मिट्टी के अंदर दबा एक कपड़ा है। वो क्रियोसिटी में उसे निकालती चली जाती है और आखिर में उसे मिट्टी में दबा हुआ एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे लाल कलर का दुपट्टा मिलता है और एक टेप रिकॉर्डर। लारास के लिए तो जैसे वो उसका खोजा हुआ खजाना सा था, जिसे वो देखकर खुश हो रही थी। और साथ ही हम वहां पर एक पुराना कुआं भी देखते हैं जिसमें से काला सा लिक्विड धीरे धीरे बाहर आ रहा था, जैसा कि कोई दफन पुराना राज अब बाहर आने को तैयार है। फिर लारास वो चीजें अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे धीरे से पीछे से आवाज सुनाई देती है, लारास। तो वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। बट वो तो डर चुकी थी, तो जल्दी जल्दी वो अपने घर पहुंचती है। एंड इधर कुएं में अजीब सा काला लिक्विड टाइप का सड़ा हुआ हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो अब घर पहुंचते ही लारास उस टेप रिकॉर्डर को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें तो बैटरी ही नहीं होती। तो वो एक टॉर्च से बैटरी निकालकर उसमें डाल देती है। तभी उसकी माँ आयु उसे खाने पर बुलाती है। लारास को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने टेप रिकॉर्डर को घर नहीं लाया, बल्कि अपने साथ 7 साल से बदले की आग में जलती हुई स्पिरिट को बुला लिया है। खैर, लारास की माँ आयु उसे पूछती है कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो शादी के लिए क्या सोचा है। लेकिन लारास कहती है कि अभी मेरा शादी का सपना नहीं है, बल्कि मुझे तो अभी नौकरी करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ मैं। तभी आयु उसकी बचपन की याद दिलाती हुई उसे कहती है कि एक समय ऐसा था कि लारास भी पूरे गांव में सबसे अच्छी रंगीन डांसर बनना चाहती थी। लेकिन लारास उसकी बात तुरंत काटते हुए कहती है कि उसके हिसाब से सुलासरी जैसी कलाकार की जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन आयु हार नहीं मानती। वो तुरंत अलमारी से लाल दुपट्टा निकाल कर उसे पहना देती है और कहती है, बस एक बार कोशिश करके देखो। अपनी माँ की बात रखने के लिए वो डांस करना शुरू करती है, लेकिन उसके कदम तो बिल्कुल भी ताल पर नहीं बैठते। फिर वो अपनी माँ से क्लियरली बोल देती है कि ये उसके बस की बात नहीं है, जिससे उसकी माँ आयु का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसकी उदासी से जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बेटी को उस मंच पर देखना चाहती है जहां पर कभी सोलाश्री हुआ करती थी।
यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि जो सोलाश्री थी, वो साधारण सी लड़की नहीं थी। वो पूरे गाँव में सबसे बेहतरीन रंगीन डांस करने वाली लड़की, जो 7 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। आखिर वो कहाँ गई, किसी को भी कुछ नहीं पता। कई लड़कियां उसकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन कभी भी वैसा नृत्य वो नहीं कर पाई। खैर, इधर डिनर के बाद लारास फिर से उस टेप रिकॉर्डर को लेकर बैठ जाती है। उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं चलता। तभी उसका ध्यान अपनी कलाई पर जाती है और वो देखती है कि जो हादी ने घड़ी उसे गिफ्ट की थी वो उसके हाथ में नहीं है। तभी उसे याद आता है कि शायद वो घड़ी जंगल में गिर गई। तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस घड़ी को लेने के लिए अपने टॉर्च में बैटरी डालती है और जंगल की तरफ चले जाती है। जंगल में काफी अंधेरा था और लारास एक टॉर्च लेकर उसी कुएं के पास वाली जगह में अपनी वॉच ढूंढने के लिए चले जाती है। जैसे तैसे उसे अपनी घड़ी मिल जाती है तो वो उसे उठाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी फिर से उसे कोई पुकारता है, लारास। बट इस बार रात के सन्नाटे में उसे आवाज क्लियरली सुनाई देती है। तो वो पलटकर कुएं की तरफ बढ़ती है और कुएं में टॉर्च मारकर देखती है, लेकिन सिर्फ गहरा अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी अचानक से ठंडी हवा का झोंका आता है और टॉर्च भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। वो बहुत डर जाती है, तो वो भागते भागते घर पहुंच जाती है। इसके बाद जब आधी रात होती है तो टेप रिकॉर्डर बिना ही बैटरी के अचानक से बजने लगता है। उसमें एक डरावनी धुन सुनाई देती है जो पूरे घर में गूंज रही थी। तभी वो लाल दुपट्टा खुद ब खुद लारास तक पहुंच जाता है और फिर लारास उस टेप की धुन में डांस करने लगती है, जैसे कि उसके अंदर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। तभी लारास की माँ की भी नींद टूटती है और गाने की आवाज सुनकर वो लारास के रूम में आती है और पर्दे के पीछे कोई नाचते हुए दिखाई देती है। लारास को तो ठीक से डांस करना आता भी नहीं था, तो वो एक पल के लिए डर जाती है कि ये कौन है। फिर पर्दा हटाकर देखती है तो वो लारास को ऐसा रंगीन डांस करते देखती है जैसा कि डांस पिछले 7 सालों में कभी किसी ने नहीं किया, और बहुत खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि लारास नहीं बल्कि उसके अंदर तो कोई आत्मा है जो उसे ऐसा नृत्य करवा रही है। फिर अगली सुबह आयु लारास को लेकर गांव के डांस टीचर मैनियर के पास पहुंच जाती है और रास्ते पर लारास भी कहती है कि उसे डांस नहीं आता है, लेकिन रात का डांस देखकर वो उसे डांस क्लास लेकर आ जाती है। और मैनियर को भी पता था कि लारास को तो डांस का डी भी नहीं आता है, लेकिन आयु के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे एक मौका देती है। तो आयु रंगीन डांस परंपरा के अनुसार एक लाल दुपट्टा लारास के कंधे पर रखती है और सॉन्ग प्ले करते हैं, लेकिन लारास इतना बुरा डांस करती है जिसको देखकर वहां की दूसरी स्टूडेंट तक हंसने लग जाती है। लारास को भी शर्म आने लगती है। तभी आयु उसके कंधे से वो लाल दुपट्टा हटाकर दूसरा लाल दुपट्टा जो उसने जंगल से लाया था उसे पहना देती है, और तभी वो अचानक से ऐसा डांस करने लग जाती है जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके एक एक एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जो कि बिल्कुल सोलाश्री की तरह ही लग रही थी। मैनियर को तो बिल्कुल शॉक सा लग गया था, क्योंकि उसके सारे एक्सप्रेशन से लेकर स्टेप्स तक उसकी अपनी 7 साल पहले गायब हुई बेटी सोलाश्री की तरह ही दिख रही थी। तभी वो लारास के पास जाकर पूछती है कि ये लाल दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन लारास अचानक मैनियर को गले लगाकर रोते हुए कहती है, माँ, मैं उस पुराने कुएं में कैद हूँ, मुझे वहां से निकालो। अब ये सुनते ही मैनियर तो टूट सी जाती है, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी। मैनियर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 7 साल से जिस राज को जानने का इंतजार है, शायद आज उसकी पहली झलक मिल चुकी थी। फिर मैनियर उसी रात पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है और आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी। मैनियर कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी की आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए कोई रिचुअल कर रही थी, और वो रोते हुए कहती है कि बेटा, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे कोई इशारा दो। तो कुछ वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो। फिर अचानक कुएं के अंदर से उस लड़की की रोने की आवाज गूंजने लगती है। मैनियर डरते डरते पीछे पलटती है तो उसे लाल दुपट्टा पहने हुए एक लड़की दिखती है जो उसकी बेटी सोलाश्री की ही स्पिरिट थी। तो फिर मैनियर उसके तरफ दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो जाती है। इससे मैनियर को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी की आत्मा अभी तक इस दुनिया में भटक रही है। फिर वो गांव के मुखिया मार्थ के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बता देती है जो भी पिछली रात हुई थी।
मार्थ भी कुछ देर तक हैरान होकर सुनते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर सोलाश्री सच में वापस आई है तो 7 साल पहले की वो राज दुनिया के सामने जरूर आएगा। अगली सुबह गांव में अनाउंसमेंट होती है कि 7 साल पहले जो 4 युवक गांव में विंड मिल बनाए थे, उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। तो पूरे गांव में सम्मान समारोह आयोजन की तैयारी चल रही थी। उधर वो चारों दोस्त गांव आ रहे थे और अचानक से उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है। तो वो नीचे उतरकर चारों ओर देखते हैं। तभी एक लड़के की नजर अपने गाड़ी के बोनट पर पड़ती है, जहाँ पर किसी के हाथ के निशान होते हैं। ये देखते ही वो चारों डर जाते हैं, उनके चेहरे के रंग फीके पड़ जाते हैं। उन्हें फील होता है कि उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि 7 साल पहले के हिसाब को पूरा करने के लिए वापस बुलाया गया है। फिर जैसे ही वो इंजन स्टार्ट करते हैं तो अचानक से गांव का वही पागल वांगसू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर सब थोड़ा सा काम डाउन होते हैं कि अच्छा, ये जो हाथ का निशान था वो शायद इसी का होगा। वांगसू कुछ भी नहीं कहता, बस उन लोगों को अजीब सी नजरों से घूरे जा रहा था। खैर, जैसे तैसे वो चारों दोस्त गांव के मुख्यालय पहुंचते हैं और गांव के मुखिया मार्थ और कुछ गांव के लोग उनका वेलकम करते हैं। गाइस, इस मूवी के इन 4 कैरेक्टर्स को याद रख लो, क्योंकि अब ये कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आदित्य, रिकी, युदी और ये है अक्सान। तो मार्थ उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग इतनी लंबी यात्रा करके आए हो तो पहले आराम कर लो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। तुम्हारे रुकने का इंतजाम उसी पहले वाले गेस्ट हाउस में किया गया है। तभी हादी पूछता है कि क्या वो गेस्ट हाउस अभी भी ठीक है? तो मार्थ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसकी अच्छी तरह देखभाल की गई है, तुम लोगों को वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर युधी भी कहता है हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मार्थ बताते हैं कि अगले दिन शाम को पूरे गांव का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, वही इन 4 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। फिर मार्थ उन लोगों को लाराज से मिलवाते हैं। लाराज उन्हें कहती है कि गाड़ी कार्यालय में ही छोड़ दे और पैदल गेस्ट हाउस चले। रास्ते में आदित्य उससे पूछता है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क कहाँ मिल जाएगा? तो लाराज बताती है कि सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर ही मिल पाता है, बट रात के समय वहां पर जाना सेफ नहीं होगा। बट कोई इम्पोर्टेंट कॉल करना है तो गांव के मेन ऑफिस में फोन है जिससे आप किसी को कॉल कर सकते हैं। फिर वो गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और लाराज बताती है कि 7 साल पहले जो उनकी फोटोज है वो आज भी उसी जगह पर सेफ रखी हुई है। तो अपने पुरानी यादों को वो देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर लाराज कहती है कि कुछ देर रेस्ट करे और उसके बाद फिर रात का खाना आ जाएगा। जैसे ही वो चारों दोस्त अपने अपने कमरों में आराम करने जाते हैं, कहानी अचानक से फ्लैशबैक में चली जाती है। इसी गेस्ट हाउस में आधी रात का समय था। आदित्य घबराया हुआ दूसरे कमरे से निकलकर युधी को जगाता है और दोनों के कपड़े खून से सने हुए थे। वो बहुत ही डरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। तभी उनकी नजर फ्लोर पर गिरे खून के निशानों पर पड़ते हैं। वो दोनों उस निशान का पीछा करते हुए दूसरे कमरे तक पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। रिकी और अक्सान खून साफ करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें से एक सोलाश्री थी और दूसरा इमाम। और यहीं से क्लियरली हमें पता चलता है कि इन दोनों की मौत के पीछे इन चारों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। लेकिन असली गुनहगार कौन है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। खैर, स्टोरी प्रेजेंट में आती है। आदित्य गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हम 7 साल पहले इस गांव में 4 महीने रहे थे और उसी के दौरान जो घटना हुई, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। युधी सीरियस होकर कहता है कि हम में से किसी एक ने क्राइम किया है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक पुलिस को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि सच बताने पर सारा शक हम ही पर आएगा और हम बुरा फंस जाएंगे। उधर रात के खाने की तैयारी हो चुकी थी। लारा सबके लिए खाना परोसती है। तभी रिकी उसे खाने पर बैठने के लिए कहता है, बट लारास कहती है कि पहले ही वो खाना खा चुकी है। लेकिन रिकी अचानक उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। उसका बिहेवियर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से रिकी पर उसके दोस्त भी भड़क जाते हैं। खाना खाने के बाद अक्सान हाथ मुंह धोने के लिए गेस्ट हाउस के वॉशरूम में जाता है। तभी उसकी नजर नीचे फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ पर खून फैला हुआ होता है। ये देखते ही वो डर जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी अचानक सोलाश्री का वही रेड दुपट्टा धीरे धीरे उसके ऊपर आ जाता है। अक्सान तो डर के मारे चीखने ही वाला होता है और अचानक वो दुपट्टा गायब हो जाता है। फिर वॉश बेसिन से पानी बहने की आवाज आती है। अक्सान जैसे ही उसके पास जाता है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसको पकड़ लिया है और पानी में डुबा रहा है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल जाता है।
कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह पर जाता है, तो वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जो भी हुआ था एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसे वॉश बेसिन में एक सिक्का मिलता है। दूसरी तरफ आदित्य युधी से कहता है कि उसे अपने फियांसे से बात करना है, उसे बताना है कि वो सेफली गांव पहुंच चुका है। तो वो दोनों पहाड़ी की तरफ मोबाइल नेटवर्क के लिए निकलते हैं। इधर अक्सान वो सिक्का रिक्की को दिखाता है और रिक्की उसे देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि ये तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन का कॉइन है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो अक्सान बताता है कि ये उसे उसी वॉश बेसिन में मिला है जहाँ 7 साल पहले सुलाश्री और इमाम की लाशें मिली थी। ये सुनते ही रिक्की के सामने वो 7 साल पहले वाली घटना वापस याद आ जाती है। उसे याद आता है कि सबसे पहले वो और अक्सान ही खून के धब्बों का पीछा करते वॉशरूम तक पहुंचे थे और लाशें देखी थी। रिकी कहता है कि इम्पॉसिबल, 7 साल बाद ये सिक्का वहां कैसे मिल सकता है? जरूर ये कुछ और हो। तो बेसिकली गाइस सभी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने में लगे हुए थे, बट किसी ने तो क्राइम किया था। दूसरी तरफ आदित्य और युधी नेटवर्क के लिए पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में आदित्य कहता है कि मुझे रिकी और अक्सान पर भरोसा नहीं है, शायद सोलाश्री और इमाम की मौत के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो। युधी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आदित्य कहता है कि तुमने देखा नहीं कैसे उसने लारास का हाथ पकड़ा, कैसे बदतमीजी की। उसे साफ पता चलता है कि उसकी नीयत कभी भी साफ नहीं रही होगी। युधी कहता है कि हो सकता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा हो, फ्लर्ट कर रहा हो, लेकिन इतनी सी बात पर हम किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते। दोनों बातें ही करते आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वो पलट कर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर वांगसू आ जाता है और वो पूछता है कि इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो योदी कहता है कि हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं मोबाइल नेटवर्क के लिए। इधर रिकी और अक्सान भी वही सब बातें कर रहे थे। अगर आदित्य और योदी ने सुलाश्री और इमाम को मारा है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रिकी भी कहता है कि मुझे तो आदित्य शुरू से ही पसंद नहीं था, ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कभी कोई गलती की ही नहीं हो। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं दिखता। इधर वांगसू आसमान में चांद को घूरने लगता है और कहता है आज पूर्णिमा की रात है, आज आत्माएं इंसानों पर कब्जा कर सकती है। और वो कुछ ऐसा देखता है कि वो अचानक वहां से भाग जाता है। आदित्य भी अपना कॉल कर चुका होता है तो वो दोनों वापस गेस्ट हाउस के लिए निकलते हैं। लेकिन युधी को लगता है कि जिस रास्ते से वो लोग यहाँ आए थे वो ये नहीं है। तभी वो आगे जाते हैं तो ढलान में गिर जाते हैं और वहां पर पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वो घबरा जाते हैं। युधी कांपते हुए कहता है आदित्य, क्या ये वही कुआं है? फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर एक रात ये चारों दोस्त सोलाश्री और इमाम की लाश को घसीटते हुए इस कुएं में लाए थे। इनका इरादा यह था कि चाहे क्राइम कोई भी किया हो, लेकिन ये चारों ही फंसेंगे। तो बचने के लिए सबने ये सबूत मिटाना चाहा। तो जब वो लोग सोलाश्री को कुएं में फेंक रहे थे तब सोलाश्री मरी नहीं थी, बल्कि उसकी सांसें चल रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी, वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन चारों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसकी चीखों को अनसुना करते हुए सिर्फ खुद को बचाने पर ध्यान दिया। यहीं पर से शुरू हुई 7 ईयर रिवेंज की स्टोरी। खैर स्टोरी आती है प्रेजेंट में और जहां पर आदित्य कुएं को घूरते हुए कहता है कि रिकी और अक्सान को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमने तो सिर्फ उनका साथ दिया था, जो भी ये है वो तो उन दोनों ही चाहते थे। युधी भले ही उसकी बात सुन रहा था, बट उसे आदित्य की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। अभी तक तो वो चारों दोस्त ब्लेम गेम ही खेल रहे थे। हर कोई बस खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता था और दूसरे को अपराधी। तो दूसरी तरफ गांव में पूर्णिमा की रात के दिन रंगैंग डांस की तैयारी चल रही थी। मैनियर बड़े ही विधि विधान से लारास को तैयार कर रही थी। आखिर में वो सोलाश्री का वही लाल दुपट्टा लारास के कंधों पर डालती है। जैसे ही वो दुपट्टा लारास को पहनाती है, माहौल में अजीब सी चेंजेस फील होने लगती है। लारास के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं। एक्चुअल में लारास को सोलाश्री ने पोसेस्ड कर लिया था। कुछ देर बाद रंगैंग डांस शुरू हो जाता है और वो ऐसा डांस कर रही थी कि सभी वहां पर मंत्रमुग्ध होकर उसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। उसी समय आदित्य और युधी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और दोनों कुछ देर शांति से उसका डांस देखते रहते हैं। तभी हादी उसके पास आकर कहता है कि ये हमारे गांव का पवित्र अनुष्ठान है। इस समय गांव के बाहरी लोगों का यहाँ रुकना मना है। अगर गांव वालों ने देख लिया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही आदित्य और युधी सीधे गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि अब असली खेल शुरू होगा। उधर गेस्ट हाउस में रिकी सोया था और अचानक ठंडी हवा चलने लगती है
और सोलास्ट्री का वही लाल दुपट्टा उस पर आकर गिरता है। रिकी घबरा कर उठता है, सामने लारास होती है, बट लारास का बिहेवियर बिल्कुल अलग सा था। वो बिना कुछ बोले रिकी को इशारा करते हुए अपने पीछे बुलाती है और डांस करते हुए वो अंदर जाती है और रिकी भी बिना सवाल किए उसके पीछे जाने लगता है। वो एक रूम में आ चुके होते हैं और डोर बंद करने के बाद लारास रिकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? रिकी तो जैसे सम्मोहित सा ही हो गया था, तो उसे शायद लगा कि लारास भी उसे लाइन दे रही है, पसंद करती हो। फिर लारास की स्माइल चेंज सी होने लगती है। अचानक वो क्रिपी होती चली जाती है, आंखें लाल और चेहरा डरावना सा बन जाता है और देखते ही देखते वो भयानक सोलाश्री बन जाती है और रिकी को समझ पाता उससे पहले ही दुपट्टे से उसका गला घोटने लगती है। रिकी घबराया सा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। तभी वहां पर आदित्य और योधी पहुंचते हैं, तो बाहर उन्हें अक्सान नशे की हालत में सोया पड़ा मिलता है। तभी उन्हें रिकी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस रूम में जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा तो लॉक है, तो उसे जैसे तैसे तोड़कर अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जो देखते हैं उससे उनका दिमाग हिल जाता है। कमरे में रिकी के अलावा कोई भी नहीं होता और रिकी खुद के ही गले को घोट रहा होता है। उसकी आंखों का रंग बदल चुका होता है और आसपास कोई भी नहीं होता और उसे तो होश भी नहीं होता। आदित्य बिना देर किए पानी से भरी बाल्टी को रिकी के ऊपर डाल देता है और कुछ देर बाद रिकी को होश आता है और वो जमीन में गिर पड़ता है। इधर घबराते हुए युधी कहता है कि वांगसू ने सच कहा था कि पूर्णिमा की रात में बुरी आत्माएं शरीर पर कब्जा कर लेती है। तभी आदित्य गुस्से में रिकी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, सोलाश्री और इमाम का असली कातिल यही है, तभी तो इसे ही निशाना बनाया गया। अक्सान आदित्य की बातों को डिसएग्री करते हुए कहता है कि बिना किसी सबूत के रिकी पर इल्जाम मत लगाओ। देखते ही देखते बहस बढ़ती जाती है और लड़ने भी लग जाते हैं वो लोग, और युधी बीच में आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि जब तक असली गुनहगार खुद सामने आकर अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ऐसे एक दूसरे पर हम ब्लेम नहीं लगा सकते, और अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो अगला शिकार हम में से ही कोई हो सकता है। फिर सब शांत हो जाते हैं और चारों को एहसास हो चुका था कि वो मौत के बहुत करीब है। फिर अगली सुबह लाराज और हादी चारों के लिए नाश्ता लेकर गेस्ट हाउस आते हैं और वहां की हालत देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। गेस्ट हाउस पूरी तरह से बिखरा पड़ा था, फर्नीचर भी यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति ने तांडव मचाया हो। नाश्ता करते समय आदित्य हादी से पूछता है कि मार्थ कहाँ है, तो हादी कहता है कि वो जरूरी काम से शहर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। ये सुनते ही रिकी गुस्से में कहता है कि अब हम इस गांव में एक पल भी नहीं रुकना चाहते, ना ही हमें सम्मान चाहिए और ना ही पुरस्कार। आज ही हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। और ये सुनते ही अचानक लारास का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है और फिर से सोलाश्री उसे पोसेस्ड कर लेती है और वो स्लोली कहती है कि आज शाम को इस गांव में सबसे बड़ा और पवित्र कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और उसके खत्म होने से पहले यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता। सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ पर जो लोग अभी जाने की जिद कर रहे थे वो अचानक से बिना किसी आर्ग्यूमेंट के रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद लाराज और हादी उन लोगों को उस विंड मिल के पास लेकर जाते हैं जो उन्होंने इस गाँव के लिए 7 साल पहले बनाया था। वहीं पर लाराज उनसे पूछती है कि क्या उन्हें सोलाश्री का वो रंगीन डांस याद है, तो चारों में से आदित्य और युधी बताते हैं कि उन्होंने वो नृत्य अपनी आंखों से देखा था। तभी लाराज सोलाश्री के अचानक गायब हो जाने की बात छेड़ती है कि आज भी गांव के कई लोग मानते हैं कि उसके गायब होने के पीछे आप चारों का ही हाथ है। ये सुनते ही उनके चेहरों के रंग तो उड़ ही जाते हैं और फिर वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी युधी को दूर खड़ा वांगसू दिखता है और अचानक से वो खाई में कूद गया, तो वो उसके पीछे भागने लगा और फिर सबको बताता भी है। तो हादी कहता है कि ये तो नामुमकिन है, वो तो कई साल पहले ही इस पहाड़ी से गिरकर मर चुका है। अब ये सुनते ही आदित्य और युधी के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो कहते हैं कि अगर वांगसू कई साल पहले मर चुका है तो वो लोग पिछले 2 दिनों से किससे बात कर रहे थे। इसके बाद शाम को गांव का भव्य समारोह शुरू हो जाता है। सबसे पहले उन चारों दोस्तों को मंच पर बुलाया जाता है और गांव की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाता है और गांव के लिए वो डोनेशन भी देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात नॉर्मल नहीं है और इसके बाद उन्हें गांव का एक पारंपरिक ड्रिंक पीने दिया जाता है। ये पवित्र उत्सव की परंपरा है, इसलिए सबको वो ड्रिंक पीना होगा। तो रिकी, युधी और अक्सान चुपचाप पी लेते हैं, लेकिन आदित्य चुपचाप अपना ग्लास एक कोने में रख देता है क्योंकि इस ड्रिंक के पीछे कोई प्लानिंग थी
और ये बात आदित्य को पता चल चुकी थी, क्योंकि एक्चुअल में कुछ घंटों पहले आदित्य अपने फियांसे से बात करने के लिए गांव के मेन ऑफिस गया था। तो उसने दरवाजे के पीछे से छुपकर मार्थ और हादी की पूरी बात सुन ली थी, जिससे उसे पता चला कि गांव वाले सोलाश्री और इमाम के 7 साल पहले गायब होने की वजह जानते हैं, और इस बार वो इन चारों दोस्तों को सम्मान देने नहीं बल्कि उनका फैसला करने के लिए वापस लेकर आए हैं। इसी दौरान हादी मार्थ से पूछता है कि क्या इनमें से किसी के बचने की उम्मीद है। तो मार्थ कहते हैं कि असली क्रिमिनल अपनी गलती खुद स्वीकार कर ले और जो भी था वो सच बता दे तो शायद, लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा तो आज की रात वो नहीं बचेगा। ये सुनते ही आदित्य डर गया, तो वो पहले मार्थ के पास पहुंच जाता है और सफाई पेश करने लगता है कि सोलाश्री और इमाम के गायब होने के पीछे यूदी, रिकी और अक्सान का हाथ है। झूठी कहानी बनाते हुए आदित्य ने सारा ब्लेम उन तीनों पर डाल दिया और वो कहता है तीनों ने मिलकर पहले सोलाश्री के साथ दरिंदगी की और फिर दोनों को बेरहमी से मार कर कुएं में फेंक दिया, और मैं डर की वजह से आज तक चुप रहा। बट मार्थ को तो उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं था, वो बस चुपचाप आदित्य की बात सुन रहे थे। उधर समारोह में रंगैंग डांस शुरू हो चुका था। लाराज की बॉडी को फिर से सोलाश्री ने पोसेस्ड कर लिया था, तो वो बिल्कुल सोलाश्री जैसा नृत्य कर रही थी, लेकिन जिसने भी वो ड्रिंक पिया था उसे लाराज नहीं बल्कि सोलाश्री ही दिखाई दे रही थी। और वो ऐसा भयानक रूप था जिसे देखते ही यूदी, रिकी और अक्सान कांपने लगते हैं। कुछ देर में तो वो तीनों ही बेहोश हो जाते हैं, और जब वो होश में आते हैं तो वो तीनों अलग अलग जगह होते हैं। यूदी खुद को विंड मिल के पास बंधा हुआ पाता है और रिकी और अक्सान दोनों ही जंगल पहुंच चुके होते हैं। यूदी रोते हुए सोलाश्री से माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोलाश्री अब उसकी बात नहीं सुनती है और वो अपने साथ नाचने पर उसे मजबूर कर देती है, और यूदी की अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता और वो नाचते नाचते उसकी हड्डियां टूटने लगती है। और फिर सोलाश्री अपने लाल दुपट्टे से उसके गले को बांध देती है और विंड मिल में लटका देती है, और फिर विंड मिल घूमते ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी ओर अक्सान और रिकी जंगल में यहाँ वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी वो उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां पर 7 साल पहले उन लोगों ने सोलाश्री और इमाम को फेंका था। अचानक सोलाश्री अपनी शक्ति से उस कुएं को सोने के सिक्कों से भर देती है, और लालच में अंधा होकर अक्सान उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही कुएं के सामने आता है तो सीधे वो कुएं की गहराई में जाकर खत्म हो जाता है। अब रिकी ही बचा था, तो सोलाश्री कहती है कि आओ मेरे साथ आखिरी बार नाचो। रिकी डर कर भागने लगता है। वहीं पर पुरानी साइकिल भी पड़ी थी, तो वो साइकिल को उठाता है और पूरी ताकत के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा उसी कुएं तक पहुंच जाता है। तो फिर वो साइकिल से गिर जाता है। सोलाश्री के भयानक रूप को देखते ही वो डर के मारे पीछे हटने लगता है और वहीं पर एक लोहे की नुकीली रॉड पर गिर जाता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर तीनों की लाशों को गांव वाले उसी कुएं में दफना देते हैं, और फिर मार्थ एक बात कहते हैं कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, आखिर में न्याय एक दिन जरूर ही होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आदित्य अभी भी जिंदा बचकर निकल चुका था और उसकी शादी अलीशा के साथ हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था। तभी आदित्य को रंगैंग नृत्य की धुन सुनाई देती है, तो आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। लाराज रंगैंग नृत्य कर रही थी और हादी उसके लिए टेप रिकॉर्डर से सॉन्ग प्ले कर रहा था। उसका 7 साल पहले वाला पाप फिर से सामने आ चुका था। आदित्य जब अपनी पत्नी के साथ रूम में होता है तब उसे एक के बाद एक हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे अपनी पत्नी की जगह सुलाश्री दिखाई देती है। और गाइस, अब होगा 7 साल पहले वाला राज का खुलासा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 7 साल पहले सुलाश्री पर हमला करके उसका गला घोटने वाला और उसको खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद आदित्य है। जब सुलाश्री ने उसे रिजेक्ट किया तो उसके साथ उसने गलत किया और उसके ही लाल दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसे वहीं मार डाला। और इमाम वहां पहुंचा तो राज खुल जाने के डर से इमाम को भी वो खत्म कर दिया। इसके बाद अपने तीनों दोस्तों के कपड़ों में खून लगाकर मासूम बन गया ताकि सारा शक उन पर जाए। फिर सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने उनकी बॉडी को कुएं में फेंक कर इनोसेंट की तरह घूमते रहे। लेकिन अब उसके सारे कर्म और न्याय सब कुछ उसके सामने था। और फिर आदित्य पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो देता है।
उसे हर तरफ सुलाश्री ही दिख रही थी। तो वो मेंटली डिसेबल हो जाता है और अपनी ही बीवी को एक धारदार वेपन से मारने लगता है। उसके लिए तो वो सुलाश्री थी, लेकिन एक्चुअल में तो वो उसकी पत्नी जो बेचारी निर्दोष थी, वो अलीशा थी। कुछ देर बाद जब आदित्य को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसने मासूम सी अलीशा को मार दिया, वो भी सुलाश्री समझकर। तो उसे समझ आ जाता है कि उसके पापों ने ही उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आदित्य गिल्ट, डर और दुख से भर चुका था, तो वो खुद को फांसी लगाकर खत्म कर लेता है। तो गाइस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस स्टोरी से हम यही समझ सकते हैं कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। एक ना एक दिन उसका हिसाब होकर रहेगा, चाहे वो आज हो या कल। तो गाइस ये थी 7 ईयर रिवेंज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।